हेलो दोस्तों। उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया। मगर वो जैसे ही कमरे के अंदर आया तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं कहिए कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश इंसान को ख़त्म कर देती है। और मैं भी ना पूरी कभी होने वाली ख्वाहिश के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे नोच डाला था। अपनी इम्तिहान पार था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा तन जख्मी हो गया था। यह सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही थी कि और भी 3 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी ज़िंदगी की कोई ऐसी रात भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत के एवज कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई थी जहां मैंने एक हिरत में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे ये फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वे सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनके ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने मुझे लम्हों में मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। ये पहली दफ़ा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस भरी निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने निकले। वह फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरा धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए मैं अब उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपनी दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त गुजार ज़रूर आएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझ पर मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांत के निशान पड़ चुके थे और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इस तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों का मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी ज़िंदगी की काली घनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के लिए काबिल भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी और तभी ही उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। मुझे इतनी हिम्मत भी बाकी न बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीखें क्यों निकली वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके फिर डिग्रियों हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीक़ा से अंदाज़ मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवान की एक बड़ी सी लाइन लगी होती, जो अपनी बारी बारी के इंतज़ार में ऐसे मुझे जैसे कि लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने के लिए जिम्मेदारी उसकी बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरे घर से बाहर निकलने में तो मेरे होश के ठिकाने आए तो मैं बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि बाबा कितनी जतन के करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही बाबा से इस बात पर नाराज़ रहती थी कि वे हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी के बाबा चेहरा हमेशा उतर जाता। वो बड़ी ही मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, मधु बेटी तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरा भाग भी जाग उठेगा। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नज़र ही नहीं आता था। और फिर बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। और जब हमें पर सुबह ये बात खुली कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। जब तक वे हमारे सर पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी से जैसी बुनियादी ज़रूरत से तो हम वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वालों और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर हजार नौजवान पहले ही खड़े होते। मैं स्कूल का रुख लिया तो ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बाद वे सिर्फ 6,000 मिल रहे थे, जिससे घर के बिल ही चुकते पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के ज़रिए मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़ भाड़ इलाके में बना हुआ था। पिज़्ज़ा हाउस था जहां हर वक्त की मर्दों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी। काले रंग का फिटिंगदार पैंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझ पर पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडल सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कांधों पर फैले हुए हों और वह सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरा लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज़्ज़ा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतना तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहाँ से वापस आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा माँ से कि वे दरवाजे तक क्यों चली आई, तो माँ ने रोते हुए कहने लगी कि बेटा बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। गर्मी जोरों पर थी
اور ایسے میں بغیر بجلی کی گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن پچھلے 2 مہینے سے ہم بل نہیں چکا پائے تھے اور شاید اس لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ ماں کے آنسو نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا تھا۔ میں نے ماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا باجو ہو اور تمہیں ہی اپنی دونوں بہنوں کی شادی کرانی ہے۔ ماں نے ایک بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ ماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے کہاں نوکری ملی ہے، اس لیے میں نے ماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی ہے، ایک اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 3 بجے سے 11 بجے تک کا ہے اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے ماں کو بتائی تھی۔ میری نوکری کا وقت جان کر وہ حیرت میں طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر 3 بجے بلایا گیا ہے۔ میں نے جھوٹ کہا دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ ماں نے اور زیادہ سوال کرنے کی بجائے مجھے ترقی کی ڈھیروں ساری دعائیں دی اور اگلی دوپہر 2 بجے ہی پیزا ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم پیزا ہاؤس میں آ کر بدلی تھی۔ مینیجر نے مجھے پیزا ہاؤس کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا تھا اور کہنے لگا، آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تم ہر آتے جاتے عزت سے ویلکم کرو گی۔ اور غصے کو کہہ کر کہا کہ یہ کیسا منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ موجود ایک دوسری لڑکی نے اپنے میک اپ سے مجھے گہری سرخی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ چلا رہی تھی اور اس کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ مجھے تو معلوم تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور میرا رنگ بھی بہت صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد میں پوری طرح نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ ہی رہی تھی جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لوگ خوبصورتی دیکھ کر ہی تو یہاں رکھتے ہیں، ورنہ کام کرنے کو تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ میں جان گئی تھی کہ یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورت کی وجہ سے ملی ہے۔ نوکری کا یہ پہلا دن تھا میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پر کھڑی آنے جانے والے مردوں کو عورتوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی، زیادہ تر مرد ہی آ رہے تھے۔ رات گئے تک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو چکا تھا اور ابھی مجھے واپس بس کے دھکے کھاتے ہوئے گھر بھی پہنچنا تھا۔ 12 بجے کے قریب میں گھر پہنچی تو ماں نے میرا انتظار جاگ رہی تھی۔ میں نے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ بابا میرے سب سے زیادہ نخرے اٹھاتے تھے، پھر بھی میں ہمیشہ ان کسی کی نہ کسی بات پر روٹھ جاتی تھی۔ پیروں کی تکلیف سے تڑپتے تڑپتے کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن میں پھر 2 بجے کے قریب گھر سے نکل گئی۔ آج مجھے دروازے کے پاس کھڑا نہیں کیا گیا تھا بلکہ آرڈر لینے کا کام دیا گیا تھا۔ یہ کام مجھے تھوڑا سا آسان لگا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں جس کے پاس بھی آرڈر لینے کے لیے جاتی، ان میں سے اکثر مرد مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے، بدلے میں مجھے بھی مسکراہٹ ظاہر کرنی پڑتی کیونکہ یہ میری نوکری کا نیم تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے اور کبھی کبھی تو آرڈر دیتے وقت اس قدر قریب آ جاتے کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ پیزا ہاؤس مجھے جیسی ویٹر کی وجہ سے ہی چل رہا تھا۔ اس بات کا اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں آنے والے زیادہ تر مرد لڑکیوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے یہاں
नौकरी करते करते महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आने और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उस एक महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज़ ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सब से कोन वाली टेबल पर बैठते जाते। वह टेबल मेरे ही हिस्से में थी और रोज़ाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वे पांचों ही 24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम्हें बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी भी किसी मदद की ज़रूरत हो पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने ही कोट की जेब में रख लिया तो वह मुस्कुरा उठाकर उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली से हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वे लोग जल्दी शादी कराना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कांधों पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले ले। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 26 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी। लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते? मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है मधु, आज तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदा कर लो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की ज़रूरत ही क्या है। घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी माँ बात सुनकर माँ कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी जिंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की क्या जरूरत है, क्या है। मेरी बात सुनकर माँ ने नाराज हो गई और कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह रिश्ता आया है और तू इसमें से भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरे बाबा जिंदा होते तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती। वे खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेते। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वह ठीक ही कह रही थी। अगर बाबा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा किया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है।
وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اولاد کو زندگی کے سارے سکھ دیتا ہے اور میرے لیے اپنے باپ کی جگہ لینا بہت ہی مشکل تھا۔ دن یوں ہی پریشانی سے گزر رہے تھے۔ میں نے پیزا ہاؤس کے مینیجر سے پیسوں کی بات کی تھی، لیکن میری بات سن کر جن نظروں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، میں خود ہی زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ لڑکے اب بھی روزانہ پیزا ہاؤس میں آتے تھے۔ میں ان کا آرڈر لینے گئی تو ان میں سے ایک کہنے لگا، کیا بات ہے، آج آپ کو چہرہ بالکل ہی اترا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بار بار پوچھنے لگا کہ میں اسے اپنی پریشانی بتاؤں نہ چاہتی ہوں بھی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا تھا، کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جس کو آگے میں کھل کر اپنا درد بیان کر سکوں۔ میری بات سن کر انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگے کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں۔ ہم نے آپ کو اپنا کارڈ اس لیے دیا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہمیں یاد کر لیں۔ حیرت سے ان کے چہرے دیکھنے لگی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ 5 اجنبی لڑکے مجھے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن ان 5 نے فوراً ہی مجھے ₹1,00,000 کی آفر کر دی۔ میں ان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، ₹1,00,000 دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مجھے بھی ان کے کچھ کام آنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ ان لڑکوں کو مجھے کیا کام ہوگا سکتا تھا، یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے فوراً ہی گھبرا کر کہا کہ میں ایک شریف گھرانے سے سبند رکھتی ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ ہم نے صرف پیشکش کی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کے دور میں $1,00,000 آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو ان کی بالکل صحیح ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی عزت گروی رکھ کر $1,00,000 حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ میں حالات سے پوری طرح تھک چکی تھی اور ایسے ہی تھکی ہاری جب لوٹ کر گھر آئی تو میری ماں اور بہن میرے انتظار میں تھی۔ ماں نے بتایا کہ دیدی کے سسرال والوں نے 1 مہینے بعد ہی شادی کی بات کر رہے ہیں اور وہ دیدی کے ساتھ ساتھ چھوٹی کو بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں دونوں شادیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تھا اور ماں مجھ سے امید باندھ بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر میں اپنی دیدی کے چہرے پر ڈالی، جہاں بہت ہی سمے بعد خوشی کی رونق نظر آ رہی تھی۔ میں بھی دیدی کے سسرال والوں سے ملی تھی۔ وہ لوگ واقعی میں بہت اچھے لوگ تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر دہیج کے کون دلہن کو ودا کرواتا ہے۔ وہ بھی اسی سماج میں رہنے والے تھے۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ پکی کر دیں، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ میری بات سن کر تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی انہیں میری آبرو کی بربادی کے بدلے حاصل ہونے والی تھی۔ اگلے دن میں نے ان 5 لڑکوں کو سے حامی بھر لی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم جانتے تھے کہ آپ ضرور مان جائیں گی۔ ان 5 نے ایک رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے ماں کو بتا دیا تھا کہ سال کے آخری کی وجہ سے کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے اور مجھے ایک رات کمپنی میں ہی گزارنی ہوگی۔ کمپنی نے میرا لون منظور کر لیا ہے، اس لیے میں ان کی بات ماننے میں مجبور ہوں۔ لون پاس ہونے کی بات سن کر ماں اس قدر خوش ہو گئی کہ انہوں نے مجھے رات روکنے کی اجازت بھی دے دی اور میں پیزا ہاؤس سے چھٹی ہونے کے بعد ان 5 لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان 5 نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور جب 6واں لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ پورا بستر خون میں بھیگا پڑا تھا اور میں اپنی زندگی کی شاید آخری سانس لے رہی تھی۔ اس نے ترنت ہی مجھے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی میں اندر ڈال کر ایک چھوٹے اسپتال میں لے آیا، جہاں
शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरे हालात कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन पांचों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं उसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और उसके दोस्तों ने से पैसे लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए। वह पांचों बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ पहले जैसा नहीं था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहां इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वालों लोगों की गिनती ना होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालात में घरों से बाहर निकलती हैं, चाहे वह तंग कपड़े पहनकर ही पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर क्यों ना खड़ी हों। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप किस नज़र से लड़कियों को देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।